मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे समस्त अभ्यर्थियों का मैं आलोक कुमार दृष्टि टीम की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के मुख्य परीक्षा के प्रश्नों का उत्तर कैसे लिखा जाए, इस पर लगातार YouTube श्रृंखला के माध्यम से मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहा हूं। पिछले क्लासेज में हमने 6 अंक वाले अर्थात 100 शब्दों वाले जो प्रश्न पूछे जाते हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में, उसके आदर्श उत्तर लेखन पर मैं बातचीत कर रहा था। इसी संदर्भ में वर्ष 2019 में मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से पूछा गया एक प्रश्न पर आज मैं चर्चा करूंगा और उसका आदर्श उत्तर लेखन कैसे किया जा सकता है और सर्वोच्च अंक की प्राप्ति को कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है, इस पर बातचीत करते हुए इस पूरे प्रश्न का आदर्श उत्तर लेखन मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। फ्रेंड्स, आज की क्लास में उत्तर लेखन की एक सर्वश्रेष्ठ विधि के रूप में मैं सेकंड थॉट के टेक्निक को आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूंगा। सबसे पहले हम प्रश्न को देख लेते हैं, उसके पश्चात मैं जो बात आपसे कहना चाहता हूं उसको मैं पूरी तरह से आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। 6 अंक वाला प्रश्न है और 100 शब्दों में इसका उत्तर लिखना है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य जनता के कल्याण को प्रोत्साहित करने वाली सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, यह तो हमारा टॉपिक हो गया। और इसका उद्देश्य क्या है, तो यह कह रहा है कि जनता के कल्याण को प्रोत्साहित करने वाली एक सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना है। अर्थात नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य कल्याण को प्रोत्साहित करने वाली सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना है। इंग्लिश में कहता है द ऑब्जेक्टिव ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इज टू एस्टैब्लिश द सोशल सिस्टम टू इनकरेज पब्लिक वेलफेयर। क्लैरिफाई मतलब स्पष्ट कीजिए। स्पष्ट करने का मतलब यह है कि यह जो स्टेटमेंट है इसको इतनी सरलतापूर्वक आप इसका विश्लेषण प्रस्तुत कीजिए कि जो बातें अभी अस्पष्ट सी हैं वो स्पष्ट हो जाए। भारतीय राजव्यवस्था ही नहीं बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था, इतिहास से संबंधित प्रश्नों के अंतर्गत न सिर्फ मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग बल्कि अन्य राज्य लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों तथा संघ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का एक बेहतर उत्तर, एक संतुलित उत्तर, एक अवधारणात्मक उत्तर कैसे प्रस्तुत किया जाए ताकि आप सर्वोच्च अंक की प्राप्ति को सुनिश्चित करने की दिशा में अग्रसर हो सकें। तो कहते हैं कि मुख्य परीक्षा के स्तर पर यदि आप किसी प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं तो सबसे पहले प्रश्न के संदर्भ में सेकंड थॉट को डेवलप कर लीजिए। सेकंड थॉट का मतलब है दूसरा विचार। क्या है? अब यह कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य जनता के कल्याण को प्रोत्साहित करने वाली सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना है। अब सेकंड थॉट मैं एक प्रश्न के रूप में आपके सामने
रेज करना चाहूंगा, प्रस्तुत करना चाहूंगा, उठाना चाहूंगा कि क्या भारतीय संविधान का भाग 4 अर्थात राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ही लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का उद्देश्य रखते हैं, या संविधान के विभिन्न भाग, विशेषकर भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देश्य का, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और विशेष वर्गों से संबंधित उपबंध, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 330 से 342 के अंतर्गत की गई है, क्या संविधान के विभिन्न भागों के माध्यम से जनता के लिए एक ऐसी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था के प्रतिपादन का लक्ष्य भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिसका उद्देश्य ही जनता के सामूहिक हितों को बढ़ाना है और एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है? तो देखिए, ऐसे प्रश्नों में आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल सकता है, यहां तक कि फुल मार्क्स मिल सकता है, 6 में 6 मिल सकता है, 6 में 5 मिलने में तो कोई परेशानी आपको नहीं होगी, लेकिन आपको इसका बहुत ही कॉन्सेप्चुअल अर्थात अवधारणात्मक या संकल्पनात्मक उत्तर देना होगा, जिसके माध्यम से प्रश्न के उत्तर लेखन के आरंभ में ही आप इस बात को उठाएंगे या आप इस बात को प्रस्तुत करेंगे कि भारतीय संविधान के विभिन्न भाग, जिसमें विशेषकर भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व शामिल है, साथ ही साथ विशेष वर्गों के कल्याण से संबंधित विशेष प्रकार के उपबंध भी शामिल हैं, यह भारत में एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना को प्रस्तावित करते हैं। बहुत सिंपल बातें मैंने कही है। भारतीय संविधान की एक स्पष्ट और गहरी समझ जिन छात्रों को भी है, वे मेरे इस बात को समझ रहे होंगे कि भारतीय संविधान के विभिन्न भाग या विभिन्न प्रावधान वस्तुतः एक लोक कल्याणकारी राज्य की आवश्यकता के अनुरूप भारतीय लोगों के विकास के समग्र आवश्यकता को निर्मित करने के लिए एक विस्तृत आधार का निर्माण करते हैं। यही कारण है डियर फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान को मात्र राजनीतिक दस्तावेज नहीं कहा जाता, सिर्फ राजनीतिक क्रांति नहीं मानी जाती, बल्कि यह सामाजिक आर्थिक परिवर्तन और विकास के एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में भी है और सामाजिक आर्थिक क्रांति और परिवर्तन के आधारों को भी निर्मित करता है। और इस प्रकार यह भारत के लोगों के समग्र विकास की आवश्यकता के अनुकूल वातावरण को निर्मित करने का प्रयास करता है। हां, यह बात जरूर है कि इस संबंध में नीति निर्देशक सिद्धांत, जो भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने के मूलभूत उद्देश्य से ही लिखा गया है, एक विशेष भूमिका निभाता है। और किस प्रकार से यह विशेष भूमिका निभाता है, यह आपको अपने उत्तर के अगले पैराग्राफ्स में स्पष्ट करना होगा। यह संपूर्ण उत्तर है। और इसी प्रकार से भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, इतिहास या सामान्य अध्ययन के विभिन्न खंडों के अंतर्गत पूछे गए प्रश्नों का एक बेहतर उत्तर प्रस्तुत करने की क्षमता का विकास आप अपने अंदर कर सकते हैं। स्वयं आपको खुद ही जब आप उत्तर लिखेंगे और इस दृष्टिकोण के आधार पर जब आप उत्तर लिखेंगे, तो आपको यह अपने आप समझ में आ जाएगा कि निश्चित तौर पर आपका जो उत्तर है वह दूसरे अभ्यर्थियों की तुलना में कॉन्सेप्चुअली अधिक प्रभावशाली होगा, आकर्षक होगा और बेहतर और संतुलित दृष्टिकोण को प्रतिपादित करने वाला होगा। इसलिए स्वाभाविक रूप में आप सर्वोत्तम अंक प्राप्ति
की दिशा में अग्रसर हो सकेंगे। दूसरी बात, कॉन्सेप्ट यह कहता है कि लोक कल्याणकारी राज्य का अर्थ आप समझते हैं क्या? यहां पर कहा गया कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य जनता के कल्याण को प्रोत्साहित करना है, अर्थात इसका उद्देश्य एक ऐसी व्यवस्था या एक ऐसे राज्य के रूप में भारत का निर्माण करना है जिसका उद्देश्य लोक कल्याणकारी हो। अर्थात राज्य का स्वरूप लोक कल्याणकारी कब होता है? जब हम लोक कल्याणकारी राज्य शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है? एक लोक कल्याणकारी राज्य से क्या अपेक्षाएं की जाती हैं और क्या ये अपेक्षाएं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से पूरा हो रहा है? यदि हां, तो नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य लोगों का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करने वाली व्यवस्था का प्रतिपादन करना है, और यदि नहीं तो फिर इसकी सीमाओं को स्पष्ट करते हुए इसका उत्तर आपको लिखना है। देखिए, जब भी हम वेलफेयरिस्टिक स्टेट की बात करते हैं तो वेलफेयरिस्टिक स्टेट अर्थात लोक कल्याणकारी राज्य अधिकार और विकास दोनों के समायोजन पर बल देता है, अर्थात एक ऐसी व्यवस्था जिसमें लोगों के राजनीतिक अधिकार सुरक्षित हो, क्योंकि अधिकार एक राजनीतिक दृष्टिकोण पर आधारित विचारधारा है। और विकास के अंतर्गत सामाजिक आर्थिक विकास के माध्यम से समानता व न्याय के तत्वों पर आधारित व्यवस्था का निर्माण किया जाता है, अर्थात एक ऐसी व्यवस्था जिसमें लोगों को राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, सुरक्षित हो उनके अधिकार, और लोगों को विकास के अनुकूल अवसर उपलब्ध हो, अर्थात सामाजिक आर्थिक विकास जो सामाजिक आर्थिक समानता और न्याय को स्थापित करने के एक माध्यम के रूप में होगा। इस प्रकार से हम एक राज्य को लोक कल्याणकारी दिशा दे सकते हैं। हमें यह स्पष्ट करना होगा कि आखिर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत इस दृष्टिकोण पर कितना खरा उतरते हैं, और फिर इसके आधार पर हमें उत्तर लेखन करना चाहिए। निष्कर्ष, भारतीय संविधान के साथ साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में एक लोक कल्याणकारी राज्य के उद्देश्य अर्थात सामाजिक आर्थिक समानता और न्याय या सामाजिक आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए ही स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार ने नियोजन की रणनीति को अपनाया। भारत सरकार की कर नीति, भारत सरकार के विभिन्न सामाजिक आर्थिक विकास से संबंधित कार्यक्रम जो स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर आज तक अनवरत चल रहे हैं, ये भी भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने का प्रयास करते हैं। अर्थात सिर्फ संविधान ही नहीं बल्कि राजव्यवस्था के अंतर्गत कई ऐसे निकाय व कई ऐसी संस्थाओं का निर्माण किया गया है जो भारत में एक लोक कल्याणकारी राज्य को स्थापित करने के लक्ष्य को पूरा करने का काम करती है।
इस दृष्टिकोण के आधार पर आप यदि अपने निष्कर्ष को स्थापित करेंगे तो निश्चित तौर पर यह अधिक बेटर अप्रोच होगा और अधिक व्यापक रूप में आप प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। आइए अब उत्तर लेखन को हम लोग प्रारंभ करते हैं। उत्तर लेखन सेकंड थॉट से आरंभ किया जाना अधिक बेटर होता है। तो आइए एक स्लाइड लेते हैं और थोड़ा सा आदर्श उत्तर को आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। पहले पॉइंट में इंट्रोडक्शन में सेकंड थॉट को हम प्रतिपादित करने का प्रयास करेंगे, जिसके अंतर्गत हमें यह लिखना है कि भारतीय संविधान के विभिन्न भाग, भारतीय संविधान के विभिन्न भाग जनता के समग्र विकास व परिवर्तन, जनता के समग्र विकास व परिवर्तन के आधारों को निर्मित करते हैं। यह सेकंड थॉट है। अब इसको थोड़ा क्लैरिफाई करने के लिए संविधान की प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकारों, निदेशक सिद्धांतों तथा विशेष वर्गों के कल्याण से संबंधित उपबंधों के माध्यम से एक ऐसी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था का प्रतिपादन किया गया है, जिसके माध्यम से सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक समानता, स्वतंत्रता व न्याय की स्थापना हो सके। यह हमारा इंट्रोडक्शन था। यह सेकंड थॉट के बेसिस पर है और इसमें हमने नीति निर्देशक तत्व के साथ साथ संविधान के अन्य भागों को भी इसके अंतर्गत शामिल किया है। अब जो दूसरा पैराग्राफ होगा हमारा, उसको मैं दूसरे कलर में यूज करता हूं ताकि आपको समझ में आए कि हमने पैराग्राफ चेंज किया है।
संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में, अब देखिए दूसरा, तीसरा या चौथा पैराग्राफ प्रश्न की मांग के अनुरूप उस व्यवस्था को स्पष्ट करेगा जिसका उद्देश्य लोक कल्याणकारी व्यवस्था का प्रतिपादन करना है। अर्थात किस प्रकार नीति निर्देशक सिद्धांत लोगों के अधिकतम कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए एक सामाजिक आर्थिक व्यवस्था का प्रतिपादन करता है। इसको थोड़ा स्पष्ट करेंगे तो यह बात समझ में आएगा कि हां, नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य यही है। तो अब हम लोग जो बातचीत करेंगे वो संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों पर थोड़ा विस्तार से लिखेंगे। अर्थात पैराग्राफ को चेंज करते हुए संविधान की मूलभूत विशेषता के रूप में, संविधान की मूलभूत विशेषता के रूप में भाग 4, अर्थात भाग 4 जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में है, वो भारतीय संविधान की मूलभूत विशेषता भी है। तो भारतीय संविधान का भाग 4 जो संविधान की मूलभूत विशेषता के रूप में है, एक ऐसे मार्गदर्शी सिद्धांतों, एक ऐसे मार्गदर्शी सिद्धांतों का वर्णन करता है जिन्हें राज्य या सरकार अपनी नीतियों में समाहित कर एक ऐसी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था का विकास कर सकती है जो लोगों के सामूहिक कल्याण को प्रोत्साहित करता हो। थोड़ा और स्पष्ट करते हैं। दूसरा पैराग्राफ हमने कंप्लीट किया, थोड़ा और स्पष्ट करेंगे तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत कुछ ऐसे अनुच्छेदों को रेफर करना है। अनुच्छेद को रेफर करना या संविधान संशोधनों को रेफर करने के माध्यम से आप अपने आंसर को तकनीकी भी बना सकते हैं। विशेषकर भारतीय राजव्यवस्था से संबंधित प्रश्नों के अंतर्गत यदि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णयों को आप अपने उत्तर में समाहित करते हैं या अनुच्छेदों का उल्लेख करते हुए यदि आप अपना उत्तर लिखते हैं या संविधान के संशोधनों को संदर्भित करते हुए यदि आप अपना उत्तर लिखते हैं तो आपका उत्तर दूसरे छात्र की तुलना में अधिक तकनीकी माना जाएगा और अधिक अंकदायी भी होगा। उदाहरण के लिए तीसरा पैराग्राफ थोड़ा और डिटेल करते हैं। कैसे? एक स्लाइड लेते हैं और तीसरे पैराग्राफ आपके सामने एक अलग कलर में आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। संविधान के भाग 4 के अंतर्गत संविधान के भाग 4 के अंतर्गत भाग 4 के अंतर्गत
सामाजिक आर्थिक विकास और परिवर्तन, सामाजिक आर्थिक विकास व परिवर्तन के महत्वपूर्ण साधन के रूप में, महत्वपूर्ण साधन के रूप में राज्य को एक विशेष दिशा प्रदान करता है या राज्य की स्थापना करता है। उदाहरण के लिए संविधान के अनुच्छेद, उदाहरण के लिए संविधान के अनुच्छेद 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 46, 47 और 48 के माध्यम से, अर्थात हमने कुछ ऐसे संविधान संशोधनों का जिक्र कर दिया है। जैसे देखिए, हमने यहां पर आर्टिकल 38 को लिया है। वस्तुतः यह जो प्रश्न है जो कहता है कि एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था को प्रोत्साहित करना हमारा उद्देश्य है जो जनता के सामूहिक कल्याण या हित को प्रोत्साहित करता हो, यह सीधे सीधे जो शब्दावली है या वाक्यांश है, यह आर्टिकल 31 1 और 2 में विद्यमान है। और 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से, 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसको और स्पष्ट किया गया। आय की समानता को सुनिश्चित करना, संसाधनों का समान वितरण सुनिश्चित करना, ताकि सामूहिक हित को प्रोत्साहित करने वाली व्यवस्था का निर्माण हम कर सकें। आर्टिकल 39 में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना से संबंधित कई प्रकार के प्रावधान हैं, अर्थात क्लॉजेज या सब क्लॉजेज हैं। जैसे आर्टिकल 39 A, B, C, D, E स्मॉल में, और यह जो 42वां संविधान संशोधन है जो समान न्याय की बात करता है, आर्टिकल 39 A कैपिटल में A। जहां जहां पर कैपिटल में A लिखा हुआ है यह संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। या आर्टिकल 41 जो काम और लोक सहायता को प्राप्त करने का अधिकार विशेष परिस्थितियों में लोगों को प्रदान करता है। आर्टिकल 42 जो काम की मानवोचित परिस्थितियों को निर्मित करने पर बल देता है। आर्टिकल 43 जो न्यूनतम मजदूरी की बात कहता है या उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी की बात करता है। या आर्टिकल 46 जो अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़े वर्ग के कल्याण से संबंधित है। आर्टिकल 47 जो एक नशा मुक्त समाज को प्रतिपादित करता है। और आर्टिकल 48 जो कृषि और पशुपालन के आधुनिक और वैज्ञानिक संगठन पर बल देता है। यह एक ऐसी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को प्रतिपादित करने के लिए ही भारतीय संविधान में शामिल किया गया है, ताकि एक ऐसी व्यवस्था का प्रतिपादन हो सके जिसका उद्देश्य लोगों का सामूहिक कल्याण हो, लोगों का सामूहिक हित हो। तो इन अनुच्छेदों को शामिल करते हुए तथा सिर्फ इस बात को इंडिकेट करते हुए कि 42वें और 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से, यहां पर थोड़ा सा चेंज करेंगे। और
48 तथा 42वें व 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से क्योंकि जो 42वां संविधान संशोधन है जो समान न्याय के सिद्धांत को आर्टिकल 39 कैपिटल ए के अंतर्गत स्थापित करता है, या फिर 44वां संविधान संशोधन जो आर्टिकल 38 1 और 2 के रूप में एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था के विकास का प्रयास करता है जिससे कि संसाधनों या आय या संपत्ति का वितरण सामूहिक हित में किया जा सके या लोगों के कल्याण में किया जा सके। तो इन सभी अनुच्छेदों तथा संविधान संशोधनों के माध्यम से एक ऐसी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था, एक ऐसी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था के प्रतिपादन पर बल दिया गया है, के प्रतिपादन पर बल दिया गया है ताकि व्यवस्था के केंद्र में लोगों का सामूहिक कल्याण व हित हो, जिसके केंद्र में लोगों का सामूहिक हित व कल्याण हो। ये थर्ड पैराग्राफ जो है इसको आपने कंप्लीट किया। चौथे पैराग्राफ, राजनीतिक अधिकार व सामाजिक आर्थिक विकास या सामाजिक आर्थिक समानता व न्याय को सुनिश्चित कर एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जा सकती है। अर्थात दूसरे कलर से लिखते हैं, राजनीतिक अधिकार व सामाजिक आर्थिक समानता व न्याय की स्थापना के माध्यम से लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जा सकती है। मौलिक अधिकार व नीति निदेशक सिद्धांतों के माध्यम से राज्य को एक ऐसे साधन के रूप में स्थापित किया गया है ताकि भारत को एक सामाजिक, आर्थिक
व राजनीतिक प्रजातंत्र के सिद्धांतों के आधार पर स्थापित कर एक नए भारत के संविधान निर्माताओं की परिकल्पना को साकार किया जा सके, बढ़ाना चाहते हैं तो यहीं पर लिख सकते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार के नियोजन की रणनीति, भारत सरकार की कर नीति इत्यादि के माध्यम से इसी उद्देश्य को स्थापित करने का प्रयास भी किया गया है। स्वतंत्रता के पश्चात नियोजन की रणनीति, कर नीति आदि के माध्यम से कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए प्रभावशाली कदम उठाया गया है। स्पष्ट करने, जिन प्रश्नों में भी लिखता है स्पष्ट करना, उसमें कंक्लूजन नहीं लिखना चाहिए, बल्कि एक चौथे पैराग्राफ के रूप में, चूंकि शब्द सीमा भी समाप्त हो रही है, इसलिए अपनी बात को हमने कंप्लीट कर दिया। अर्थात हमने इस बात को बहुत अच्छे तरीके से उठाने का प्रयास किया कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के साथ साथ भारतीय संविधान के विभिन्न भागों के माध्यम से और लास्ट में अपने कंक्लूजन में भारत सरकार के विभिन्न नीतियों के माध्यम से या कदमों के माध्यम से या प्रयासों के माध्यम से एक ऐसी व्यवस्था को प्रतिपादित करने का प्रयास किया गया है, एक ऐसे राज्य के रूप में भारत को स्थापित करने का प्रयास किया गया है जिसका उद्देश्य ही लोगों का सामूहिक कल्याण व हित सुनिश्चित करना है। अर्थात जो प्रश्न में ये जो वाक्यांश दिया हुआ था, इसका स्पष्टीकरण आपने कर दिया, इसका विस्तार आपने कर दिया और इसको प्रूव्ड भी कर दिया, साथ साथ इसको और अधिक अवधारणात्मक भी आपने बना दिया। तो साथियों, मुख्य परीक्षा के संदर्भ विशेष में मैं बार बार विभिन्न प्रश्नों के आदर्श उत्तर प्रारूप पर डिस्कशंस के माध्यम से आपको लगातार यह कन्विंस करने का प्रयास कर रहा हूं कि एक इनोवेटिव थॉट के साथ, एक इनोवेटिव को कहते हैं हिंदी में नवोन्मेष पर आधारित विचारों का प्रतिपादन करके ही एक बेहतर भाषा शैली, एक प्रभावशाली और आकर्षक भाषा शैली, एक बेहतर विश्लेषण, एक गहन विश्लेषण, एक अवधारणात्मक विश्लेषण और एक विस्तृत समझ के साथ इंडियन पॉलिटी के प्रश्नों को यदि आप इसका उत्तर लिखते हैं और इसे थोड़ा तकनीकी दिशा देते हुए अनुच्छेद को रेफर करते हैं, संविधान संशोधन को रेफर करते हैं, तो निश्चित तौर पर आप बेहतर अंक प्राप्ति को सुनिश्चित कर सकते हैं। आज की चर्चा को यहीं पर विराम देता हूं। आप सभी छात्रों को ऐसे ही इनोवेटिव वेज में
आंसर लिखने के लिए और आंसर लेखन की क्षमता को विकसित करने के लिए लगातार इस परिचर्चा में आपको बने रहने की जरूरत है। अगले दिन मैं पुनः एक प्रश्न को उठाऊंगा और उस प्रश्न के उत्तर लेखन के एक बेटर अप्रोच को आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।